स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, प्लेटलेट्स है। ये वाला स्ट्रक्चर क्या है, व्हाइट ब्लड सेल है। ये क्या है, रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल में छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, हीमोग्लोबिन है, यानी आरबीसी। देखिए मान लीजिए कि एक प्लेट है और इधर से भी धंसा हुआ है और इधर से भी धंसा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, बाइकन के हो जाएगा, हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा, हार्मोन निकालेगा। अब ये हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां जाएगा, रेड बोन मैरो में जाएगा, इरेथ्रोपोइसिस करेगा। क्या करेगा, इरेथ्रोपोइसिस करेगा, इरेथ्रोपोइसिस करेगा। और इरेथ्रोपोइसिस की मदद से क्या बनेगा, इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है, रेड आरबीसी। एंटीजन क्या है, ये है। तो इसको खतरा किससे है, बी से खतरा है, तो एंटीबॉडी कौन बनेगा, एनटीपी बनेगा। क्या बनेगा, एनटीपी बनेगा। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या है, बी। तो खतरा इसे कब किससे बचा, ये सी। सबको दिया, वो पॉजिटिव है तो सबको, लेकिन कोई नेगेटिव है तो सबको दे रहा है। उसी प्रकार अगर ए पॉजिटिव है तो ए को देगा और ए बी को देगा, लेकिन पॉजिटिव वाले को, लेकिन ए अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव वाले को भी देगा और पॉजिटिव वाले को भी देगा। उसी प्रकार ए कोई बेबी है, बेबी है। अब यहाँ से जैसी प्लेसेंटा को हम काटे, यहाँ से अगर हम प्लेसेंटा को काटे तो कुछ ब्लड का अमाउंट कहाँ चलेगा, यहाँ से ब्लड क्या बाहर निकले, ब्लड वेसल जैसे कि है, देखिए प्लेटलेट्स है, डैमेज सेल, देखिए प्लेटलेट्स आएगा, ठीक है, ब्लड प्लेटलेट्स। ये देखिए क्या निकला, थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन से मिलकर क्या कन्वर्ट किया, देखिए प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन 15। सेल्फ रंजन कुमार आपको ज्ञान विज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 11th चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर जिसका नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन को कंप्लीट करेंगे। यह चैप्टर एक बहुत ही सिंपल और मतलब ज्यादा याद करने वाला चीज नहीं है, कंसेप्चुअल चैप्टर है। तो इस चैप्टर को हम दो भाग में पढ़ेंगे। फर्स्ट भाग में हम ब्लड पढ़ेंगे। सिंपल कहने का मतलब है कि इस लेक्चर को दो भाग में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम आपको ब्लड पढ़ाएंगे एंड सेकेंड लेक्चर में हम आपको हार्ट पढ़ाएंगे। तो आज हम फर्स्ट लेक्चर को कंप्लीट करेंगे जिसमें हम ब्लड के बारे में जितना भी चीज है ए टू जेड हम कंप्लीट करा देंगे। तो हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं और चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉडी फ्लूइड है क्या। अगर चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन तो बॉडी फ्लूइड है क्या। तो बॉडी फ्लूइड बॉडी में एक ऐसे तरल पदार्थ जो कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे न्यूट्रिशन हो गया, हार्मोन हो गया, एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाता है तो उसको क्या कहेंगे, बॉडी फ्लूइड। तो बॉडी फ्लूइड को सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं, बॉडी फ्लूइड वे तरल पदार्थ यानी कि लिक्विड सबस्टांस होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं और जिनका मुख्य कार्य सबस्टांस जैसे गैस, O2, CO2, न्यूट्रिएंट, हार्मोन और वेस्ट मटेरियल को क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यह टिश्यू है, टिश्यू में रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन की प्रक्रिया होगा। श्वसन के दौरान बाय प्रोडक्ट में आपको CO2 निकलेगा और इसको उपयोग के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए। तो O2 लंग्स से उनको टिश्यू तक पहुंचाना है और इस CO2 को वापस लंग्स तक भेजना है। तो इसको टिश्यू से लंग्स तक पहुंचाने के लिए जिस माध्यम के द्वारा आएगा उसको क्या कहेंगे, बॉडी फ्लूइड। क्या कहेंगे, बॉडी फ्लूइड। लिखा हो क्या, यहाँ पे लिखा हो कि गैस O2 CO2 के क्या करेगा, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने में जो चीज मदद करेगा उसको हम क्या कहेंगे, बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पहला हम पढ़ेंगे ब्लड, फिर लिम्फ पढ़ेंगे और इंटरस्टिशियल फ्लूइड पढ़ेंगे यानी कि अंतर कोशिकीय तरल पदार्थ। यानी कि बॉडी फ्लूइड सिंपल भाषा में कहें तो शरीर में पाए जाने वाले वे लिक्विड पदार्थ जो कोई भी चीज सबस्टांस को एक जगह से दूसरे जगह तक लेकर जाएगा। सबस्टांस में क्या क्या हो सकता है, CO2 हो सकता है, O2 हो सकता है, न्यूट्रिएंट हो सकता है, हार्मोन हो सकता है, वेस्ट प्रोडक्ट हो सकता है। बॉडी फ्लूइड में क्या क्या होगा, ब्लड होगा, लिम्फ होगा और इंटरस्टिशियल होगा। और इन सभी चीज को ले जाने के लिए हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या है, ब्लड वेसल होगा। ब्लड वेसल में क्या होगा, आर्टरी होगा, वेन होगा और कैपिलरी होगा। आर्टरी सिंपल क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है।
एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, हम आगे जिक्र करेंगे जब हम हार्ट पढ़ाएंगे। वेन, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि सिंपल रूप से कह सकते हैं कि अशुद्ध खून लेकर जाता है, और एक्सेप्ट पल्मोनरी वेनेट शुद्ध खून लेकर जाता है। और कैपिलरी, जहां पे वेन और आर्टरी मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, जहां पे वेन और आर्टरी मिलेगा उसको हम क्या कहेंगे, कैपिलरी। तो कैपिलरी में सिंपल क्या होगा, एक्सचेंज होगा। क्या होगा, एक्सचेंज होगा। जैसे मान लीजिए कि ये लंग्स है, लंग्स है, लंग्स के अगल बगल क्या है, कैपिलरी है, ब्लड कैपिलरी है। ये क्या है, ब्लड कैपिलरी, ब्लड कैपिलरी, कैपिलरीज। अब इधर से अशुद्ध खून आया, मान लीजिए कि इधर से खून आया और यहां से CO2 को दे दिया, और O2 को क्या कर दिया, ले लिया। इधर से वेन आया और इधर से कैपिलरी के थ्रू फिर अब कहाँ चल जाएगा, हार्ट में चल जाएगा। तो कैपिलरी का सिंपल रूप से कहनाम है कि जहां पे मिलेगा वेन और आर्टरी उसको हम क्या कहेंगे, कैपिलरी। तो फर्स्ट में है ब्लड, तो हम ब्लड को देखते हैं कि ब्लड क्या है। ब्लड सिंपल एक ब्लड ब्लड सिंपल एक संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक जगह से मटेरियल को दूसरे जगह क्या करेगा, लेकर जाएगा। तो ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जो हमारे पूरे शरीर में घूमता रहता है और जीवन की कई जरूरत चीजें एक जगह से दूसरे जगह क्या करेगा, लेकर जाएगा। यानी कि ब्लड सिंपल रूप से हम कह सकते हैं कि मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाएगा, यानी कि कनेक्ट कर रहा है। इसीलिए हम सिंपल कह सकते हैं कि ब्लड क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड के अध्ययन को स्टडी ऑफ ब्लड, स्टडी ऑफ ब्लड को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ब्लड का वॉल्यूम मेल में कितना होता है, 5 लीटर, और फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर। बॉडी वेट का 8% और फीमेल में बॉडी वेट का 7%। पीएच वैल्यू, ब्लड का सिंपल पीएच वैल्यू होता है 7.4। 7 पॉइंट क्या होता है, 4। लेकिन कुछ वेरी करता है, आर्टरी में और वेन में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। आर्टरी में सिंपल होता है 7.4। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे H प्लस आयन क्या होता है, कम, CO2 क्या होता है, कम। उसी प्रकार वेन है तो अशुद्ध खून लेके जाएगा, तो अशुद्ध खून लेके जाएगा तो H प्लस आयन क्या होगा, ज्यादा, और CO2 क्या होगा, ज्यादा। सिंपल अगर H प्लस आयन ज्यादा है तो वो एसिडिक ज्यादा होगा, एसिडिक क्या होगा, ज्यादा। और जब एसिडिक ज्यादा है तो पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। आर्टरी खून कहां से लेके जाएगा, आर्टरी खून लेके जाएगा हार्ट से टिश्यू, और वेन कहां से लेके जाएगा, टिश्यू से हार्ट। इतना चीज समझ में आ गया। ब्लड सिंपल क्या है, ब्लड एक सिंपल कनेक्टिव टिश्यू है, जो एक जगह से दूसरे जगह किसी भी मटेरियल को क्या करता है, लेकर जाता है। ब्लड के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिमेटोलॉजी। ब्लड वॉल्यूम मेल में कितना होता है, 5 लीटर, फीमेल में कितना होता है, 4 से 5 लीटर। मेल में बॉडी वेट का 8% और फीमेल में बॉडी वेट का 7%। सिंपल ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है, 7.4। आगे देखिए, आगे हम अब ब्लड का कंपोजिशन पढ़ लेते हैं। ब्लड में क्या क्या, ब्लड सिंपल दो चीज से मिलकर बना होता है, एक प्लाज्मा और दूसरा हॉर्न एलिमेंट। एक प्लाज्मा और दूसरा हॉर्न एलिमेंट। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% होता है, 55%। और जो शेष बच गया, शेष कितना बचा, 45%। तो 45% क्या होगा, हॉर्न एलिमेंट होगा। इसको दूसरा कह सकते हैं ब्लड सेल, दूसरा नाम क्या है, ब्लड सेल। अब प्लाज्मा में होगा क्या, प्लाज्मा में सबसे ज्यादा होगा वाटर, 90 to 92% क्या होगा, वाटर होगा। प्रोटीन 6 to 8% क्या होगा, प्रोटीन होगा। और लगभग
1% क्या होगा अदर सॉल्यूट, अदर सॉल्यूट में क्या होगा आयंस, क्या होगा आयंस। अब आया फॉर्म एलिमेंट, फॉर्म एलिमेंट यानी कि ब्लड सेल, तो ब्लड सेल में पहला पढ़ेंगे आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल, दूसरा डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। अब व्हाइट ब्लड सेल भी दो प्रकार के होता है, मतलब दो टाइप से कह सकते हैं, एक ए ग्रेनुलोसाइट और दूसरा ग्रेनुलोसाइट। अब ग्रेनुलोसाइट तीन प्रकार का होगा, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बैसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार का होगा, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट इसलिए क्या है कि इसमें ग्रेन्यूल्स होगा, ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे दाना शेप होगा, उसको क्या कहेंगे ग्रेन्यूल। सिंपल ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये एक ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है, एक ग्रेनुलोसाइट है, ग्रेनुलोसाइट है तो इसमें छोटा छोटा ऐसे दाने जैसा आकार पाया जाएगा, इसीलिए इसको क्या कहें ग्रेनुलोसाइट। और इसमें ऐसा कोई चीज नहीं पाया जाता है, यानी कि आप कह सकते हैं सिंपल रूप से ब्लड दो टाइप के, ब्लड में दो भाग होगा, एक प्लाज्मा होगा, एक फॉर्म एलिमेंट होगा। फॉर्म एलिमेंट को दूसरा नाम ब्लड सेल भी कह सकते हैं। प्लाज्मा हमारे शरीर में 55% यानी कि ब्लड में 55% पाया जाता है, और ब्लड सेल कितना पाया जाता है 45%। प्लाज्मा में वाटर होगा, प्रोटीन होगा और अदर सॉल्यूट होगा। वाटर कितना होगा 90 टू 95%, प्रोटीन कितना होगा 6 टू 8%, और अदर सॉल्यूट में आयंस होगा वो कितना होगा 1%। ब्लड सेल में तीन प्रकार बताया, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट, और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। अब डब्ल्यूबीसी में दो भाग, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट में दो भाग, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में तीन भाग, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बैसोफिल्स। अब हम पारा पारी सब चीज को पढ़ते हैं, जैसे वाटर, वाटर तो सिंपल, वाटर को क्या सिंपल H2O, इसके बारे में ज्यादा जानते ही है। प्रोटीन पढ़ेंगे डिटेल में, अदर सॉल्यूट पढ़ेंगे डिटेल में, रेड ब्लड सेल डिटेल में, डब्ल्यूबीसी डिटेल में, प्लेटलेट्स पढ़ेंगे। यानी कि वाटर के छोड़ के हर एक चीज हम क्या पढ़ेंगे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में क्या क्या, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है प्लेटलेट्स है, ये वाला स्ट्रक्चर क्या है व्हाइट ब्लड सेल है, ये क्या है रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल में छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है हीमोग्लोबिन है यानी कि आरबीसी। देखिए मान लीजिए कि एक टेस्ट ट्यूब में हम ब्लड ले लिए, क्या ले लिए ब्लड, तो सबसे ऊपर वाला भाग क्या होगा प्लाज्मा, सबसे ऊपर वाला भाग प्लाज्मा, नीचे क्या होगा रेड ब्लड सेल, बीच में क्या होगा व्हाइट ब्लड सेल, और इसमें होगा प्लाज्मा भी, भले प्लेटलेट्स भी होगा। तो चलिए आगे देखते हैं ब्लड का कंपोजिशन। इसमें इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कोई चीज ब्लड दे दिए तो आपको ब्लड में से कुछ चीज आपको निकालने के लिए बोलेगा, तो आप कैसे निकालिएगा। जैसे कोई ब्लड दे दिया कि बाबू हमारे नस में से ब्लड निकाल लो, नस में से ब्लड निकाल लो, और हमको ब्लड में से प्लाज्मा निकाल के दो, प्लाज्मा निकाल के दो, तो हम ब्लड में से कौन सा चीज निकाल देंगे तो प्लाज्मा बनेगा। तो ब्लड में से हम अगर फॉर्म्ड एलिमेंट यानी कि ब्लड सेल निकाल देंगे, ब्लड सेल में कौन कौन था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, और प्लेटलेट्स को निकाल देंगे तो क्या बनेगा प्लाज्मा। और ये जो प्लाज्मा बना, अगर प्लाज्मा में से भी हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो क्या बनेगा सीरम। ये एनसीईआरटी में है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर कोई पूछे कि सीरम कैसे बनेगा, तो प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो क्या बनेगा सीरम। यानी कि इसका दूसरा रूप से भी कह सकते हैं कि अगर हमको सीरम चाहिए और अगर हमको कोई ब्लड दिया हो तो ब्लड में से क्या क्या निकालेंगे, तो ब्लड में से पहले ब्लड से हमको प्लाज्मा बनाना पड़ेगा। तो प्लाज्मा कैसे बनेगा, यानी कि ब्लड में से हम क्या निकाल देंगे ब्लड सेल निकाल देंगे, माइनस ब्लड सेल, ब्लड सेल। अब ब्लड सेल यानी कि ये इतना चीज क्या हो गया
प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया? प्लाज्मा हो गया। अब इसमें से हम क्या निकाल देंगे? क्लॉटिंग फैक्टर। क्या निकाल देंगे? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? सीरम बन जाएगा। उसी प्रकार अगर हमको लिम्फ बनाना हो तो ब्लड में से क्या क्या निकाल देंगे? प्लेटलेट्स निकाल देंगे, आरबीसी निकाल देंगे और माइक्रोप्रोटीन निकाल देंगे। बफर सिस्टम में क्या क्या आता है? बफर सिस्टम ऑफ ब्लड हीमोग्लोबिन आता है, कार्बोनिक एसिड आता है और बाइकार्बोनेट आयन आता है। समझ में आ गया? आगे बढ़े। इसमें मेन इंपॉर्टेंट है सीरम। अगर प्लाज्मा में से हम क्लॉटिंग फैक्टर निकाल देंगे तो क्या बनेगा? सीरम। आगे चलिए। अब हम सबसे पहले प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में क्या क्या हम बताए? प्लाज्मा में हम आपको क्या बताए? प्लाज्मा में फर्स्ट बताया कि वाटर होता है। क्या होता है? वाटर। तो वाटर के बारे में आप जानबे करते हैं, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। हम पढ़ेंगे इसमें प्रोटीन और अदर सॉल्यूट। तो अदर सॉल्यूट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? आयंस बताए थे कि पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आयन है सोडियम। क्या है? सोडियम आयन। सोडियम आयन का काम क्या है? ओस्मोटिक बैलेंस बनाए नहीं रखना, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि पीएच को मेंटेन रखेगा। पीएच को क्या करेगा? मेंटेन करके रखेगा। उसी प्रकार पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन का क्या काम है? मसल कॉन्ट्रेक्शन और हार्ट फंक्शन में क्या करेगा? मदद करेगा। कैल्शियम। कैल्शियम किस चीज में मदद करेगा? ब्लड क्लॉटिंग, बोन में, मसल फंक्शन में क्या करेगा? मदद करेगा। क्लोरीन, क्लोराइड एसिड बेस बैलेंस में क्या करेगा? एसिड बेस बैलेंस में। बाइकार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन बफर की तरह काम करते हैं, यानी कि पीएच को रेगुलेट करेगा। फॉस्फेट, फॉस्फेट क्या करेगा? एटीपी जनरेट करेगा। एटीपी का नाम भी होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसी प्रकार मैग्नीशियम, मैग्नीशियम किस चीज में काम करेगा? एंजाइम एक्टिवेशन और मसल नर्व कोऑर्डिनेशन में। फिर से देख लेते हैं। सोडियम आयन, सोडियम आयन का क्या काम है? ऑस्मोटिक बैलेंस में। पोटेशियम का क्या काम है? मसल कॉन्ट्रेक्शन में। कैल्शियम का क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा। क्लोराइड आयन का क्या काम है? एसिड बेस में मदद करेगा। और बाइकार्बोनेट क्या है? बफर सिस्टम की तरह काम करता है। फॉस्फेट क्या करेगा? एटीपी एनर्जी के बनने में मदद करेगा। और मैग्नीशियम किस में मदद करेगा? एंजाइम एक्टिवेशन। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे प्रोटीन। वाटर देख लिए, अदर सॉल्यूट देख लिए, अब अगला टॉपिक है प्रोटीन। अगला टॉपिक क्या है? प्रोटीन। तो शरीर में तीन टाइप, ब्लड में तीन टाइप के प्रोटीन पाया जाता है। ब्लड में कितना प्रकार के प्रोटीन पाया जाता है? तीन प्रकार के। पहला है, अच्छा प्रोटीन कितना बताए थे? 6 to 8 या 7 to 8%। कौन कौन प्रोटीन होता है? पहला होता है एल्ब्यूमिन, दूसरा क्या होगा? ग्लोबुलिन, और तीसरा क्या होगा? फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होगा? 60%। ग्लोबुलिन कितना होगा? 35%। ये कितना होगा? 4 या 5% कह सकते हैं, 4 या 5%। एल्ब्यूमिन का काम क्या है? पीएच बैलेंस करेगा। ग्लोबुलिन क्या काम करेगा? इम्यूनिटी, यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बना सकता है, एंटीबॉडीज बनाएगा। और फिब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है, ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा? मदद करेगा। तो प्रोटीन कितना प्रकार के? प्रोटीन तीन प्रकार के। पहला एल्ब्यूमिन, दूसरा ग्लोबुलिन, और तीसरा क्या होगा? फिब्रिनोजन। एल्ब्यूमिन कितना परसेंट होता है? 60%। ग्लोबुलिन कितना होगा? 35%। फिब्रिनोजन कितना होगा? 4%। एल्ब्यूमिन का क्या काम है? पीएच रेगुलेशन, यानी कि ऑस्मोटिक बैलेंस में काम करेगा। ग्लोबुलिन क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा, इम्यूनिटी में मदद करेगा। और फिब्रिनोजन क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में मदद करेगा। आगे देखिए। अब जो भी हम प्रोटीन पढ़े उस प्रोटीन को हम डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है एल्ब्यूमिन। पहला क्या है? पहला है एल्ब्यूमिन। तो एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा यही पाया जाए 60%। कितना परसेंट है? 60%। मेंटेन ओस्मोटिक प्रेशर या ओस्मोटिक बैलेंस, पानी को ब्लड वेसल में क्या करता है? बनाए रखता है। और क्या करेगा? न्यूट्रिशन, हार्मोन और ड्रग्स को क्या करेगा?
ट्रांसपोर्ट करेगा। क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। उसी प्रकार ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन क्या करेगा? मुख्य काम है इम्यूनिटी, बताया कि एंटीबॉडीज बनाता है। क्या है? एंटीबॉडीज बनाएगा। ये 3 प्रकार के होता है, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन और गामा ग्लोबुलिन। अल्फा और बीटा फैट और लिपिड्स और विटामिन के क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। और गामा ग्लोबुलिन क्या करता है? सिंपल, एक्ट एज ए एंटीबॉडी। क्या करेगा? एक्ट एज ए एंटीबॉडी। और जितना भी प्रोटीन है सब कहां पे बनेगा? लीवर में बनेगा। कहां बनेगा? लीवर में। गामा ग्लोबुलिन को छोड़कर, गामा ग्लोबुलिन बनता है लिम्फोसाइट में। गामा कहां बनेगा? लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स में बनेगा। दोनों चीज समझ में आ गया। प्रोटीन में 3 भाग बताए, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन्स और फिब्रिनोजन। फर्स्ट हम देखे एल्बुमिन सबसे ज्यादा होता है 60%। इसका काम क्या है? मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। किस किस चीज का ट्रांसपोर्ट करेगा? न्यूट्रिशन, हार्मोन और ड्रग्स को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करता है। ग्लोबुलिन क्या करता है? मेन काम बताया, इम्यूनिटी के लिए रहता है। इम्यूनिटी के लिए यानी कि एंटीबॉडीज बनाएगा। ये 3 प्रकार का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा और बीटा क्या करेगा? लिपिड और विटामिन का ट्रांसपोर्ट करेगा। और गामा का मेन काम क्या है? एक्ट एज ए एंटीबॉडी। अब हम देखते हैं फिब्रिनोजन। अब क्या देखते हैं? फिब्रिनोजन। अब क्या है? फिब्रिनोजन। तो फिब्रिनोजन सिंपल बताया था कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त को क्या करेगा? थक्का जमाएगा। ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त को क्या करेगा? थक्का जमाएगा। और रक्त को थक्का करने में क्या करेगा? मदद करेगा। करने में मदद करता है, मदद करता है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा? मदद करेगा। कोई भी अगर टिश्यू इंजर होने पर क्या करेगा? फिब्रिन में बदलकर क्या करता है? ब्लड को क्लॉट करता है। ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस आपको पढ़ाएंगे। यह कहां पे बनता है? लीवर में बनता है। वैसे भी हम बताए थे कि सब प्रोटीन कहां पे बनता है? लीवर में। गामा को छोड़कर, गामा कहां बनता है? लिम्फोसाइट में बनता है। सभी प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में बनते हैं। कहां बनते हैं? लीवर में, एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन। ये कहां पे बनेगा? लिम्फोसाइट में बनेगा। कहां बनेगा? लिम्फोसाइट में बनेगा। आगे बढ़े, चलिए आगे। अब हम ब्लड में कुछ इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा देते हैं। जैसे हम कोलेस्ट्रॉल लेवल बता दे रहे हैं, आपको शुगर लेवल बता दे रहे हैं, ग्लूकोज लेवल बता दे रहे हैं। तो ब्लड में सिंपल शुगर लेवल यानी कि नॉर्मल, नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल कितना होता है? 100 mg/dl। अगर इससे ज्यादा है, अगर अगर इससे कम है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया। और अगर इससे ज्यादा है तो हाइपर, क्या होगा? हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपर हाइपरग्लाइसेमिया क्या है? अगर ज्यादा है। किससे ज्यादा है? 100 mg/dl से अगर ज्यादा है तो क्या कहेंगे? हाइपरग्लाइसेमिया। और अगर 100 mg/dl से कम है तो उसको क्या कहेंगे? हाइपोग्लाइसेमिया। अब ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल देख लेते हैं। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल होता है 100 से 150 mg/dl। उसी प्रकार ब्लड यूरिया में ब्लड का लेवल कितना होता है? 20 से 40। कितना होता है? 20 से 40 mg पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी कि 100 ml के ब्लड अगर हम लेते हैं तो उसमें 20 से 40 mg क्या होगा? यूरिया लेवल होगा। 3 चीज पढ़ा है। पहला ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल कितना होता है? 100 होता है। अगर आपके घर में कोई भी शुगर पेशेंट हो तो उनका देखिएगा नॉर्मल होगा, कितना होगा? 100 होगा। अगर उससे कम है तो हाइपोग्लाइसेमिया यानी कि शुगर लेवल घट गया। अगर उससे ज्यादा है, 100 से ज्यादा है तो हाइपरग्लाइसेमिया यानी कि शुगर लेवल क्या हो गया?
बढ़ गया। उसी प्रकार ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है? 100 से 150 होता है। ब्लड में यूरिया लेवल कितना होता है? 20 से 40 होता है। कितना? 100 ml ऑफ ब्लड में। आगे देखिए, अब हम प्लाज्मा में सब चीज पढ़ लिए। प्लाज्मा में क्या क्या हम पढ़े? प्लाज्मा में हम पढ़े 3 चीज होता है। कौन कौन 3 चीज? प्लाज्मा में 3 चीज पढ़े। फर्स्ट क्या पढ़े? वाटर। फर्स्ट क्या पढ़े? वाटर। वाटर कितना होता है? 90 to 92%। फिर हम क्या पढ़े? प्रोटीन। क्या पढ़े? प्रोटीन। और तीसरा क्या पढ़े? आयंस। आयंस या अदर सोल्ट। ये कितना होता है? 6 to 8%। लमसम 1% होता है। यानी कि प्लाज्मा वाला सब चीज पढ़ ली। प्रोटीन क्या प्रकार के? प्रोटीन 3 प्रकार के, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। आयंस में पढ़े सोडियम आयन पढ़े, पोटेशियम पढ़े, मैग्नीशियम पढ़े, क्लोराइड आयन पढ़े और बफर सिस्टम पढ़े। तो प्लाज्मा वाला सब टॉपिक खत्म हो गया। अब हम चलते हैं ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में सबसे पहले आरबीसी। सबसे पहले क्या है? आरबीसी। तो आरबीसी के बारे में हम जानते हैं। हॉर्न एलिमेंट का दूसरा नाम क्या है? हॉर्न एलिमेंट का दूसरा नाम है ब्लड सेल। क्या है? ब्लड सेल। तो ब्लड सेल में हम पहला पढ़ेंगे आरबीसी। क्या पढ़ेंगे? आरबीसी। तो आरबीसी का पहले पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म क्या है? रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। क्या है? रेड ब्लड सेल। हिंदी में लाल रक्त कणिका, यानी कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कोशिका। दूसरा नाम इसका क्या है? अदर्स नेम इसका क्या है? अदर्स नेम इरेथ्रोसाइट। बताया था इरेथ्रोसाइट। बनता कहां पे है? बनेगा आपको रेड बोन मैरो में। कहां बनेगा? रेड बोन मैरो में। इसका लाइफ टाइम यानी कि जीवन काल कितना होता है? जीवन काल कितना होता है इसका? जीवन काल, जीवन काल 120 दिन। मरेगा कहां पे जाके? यानी कि डिस्ट्रक्शन साइट कहां पे है? स्प्लीन। इसको कहते हैं आरबीसी का ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, कब्रगाह जिसको कह सकते हैं। काउंट पाया कितना जाता है? 5 to 5.5 मिलियन। 5 to यानी कि 5 से 5.5 मिलियन पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं। मेच्योर आरबीसी में नो न्यूक्लियस पाया जाता है। न्यूक्लियस क्या होता है? नहीं पाया जाता है। इतना चीज समझ में आ गया। आरबीसी ब्लड सेल का पहला भाग आरबीसी। आरबीसी का दूसरा फुल फॉर्म क्या होता है? मतलब पूरा नाम क्या है? रेड ब्लड सेल। दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट। बनेगा कहां पे? रेड बोन मैरो में। लाइफ स्पैन कितना होता है? यानी कि जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जाके मरेगा कहां पे? स्प्लीन में। इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है? नहीं। कितना पाया जाता है? तो 5 to 5.5 मिलियन। 5 to 5 मिलियन। आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं इसका शेप। आरबीसी का शेप होता है बाइकनकेव। क्या होता है? बाइकनकेव। मान लीजिए कि कोई एक प्लेट है और इधर से भी धंसा हुआ है और इधर से भी धंसा हुआ है, तो क्या हो जाएगा? बाइकनकेव हो जाएगा। यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि ऐसा स्ट्रक्चर। यहां से देखिए बाइकनकेव। क्या है? ऐसा रहेगा। क्या रहेगा? इधर से भी केव है, इधर से भी केव है। क्या हो जाएगा? बाइकनकेव होगा। इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, अभी बताया। ऑर्गेनेल्स भी बहुत कम होता है ताकि हीमोग्लोबिन को क्या करे? स्पेस मिले। कलर कैसा होता है? रेड। किसके कारण होगा? हीमोग्लोबिन के कारण होगा। कंटेंट में क्या क्या होगा? मतलब इसमें क्या क्या पाया जाएगा आरबीसी में? तो 65% क्या होगा? वाटर होगा। 33% क्या होगा? हीमोग्लोबिन होगा। समझ में आ गया? पूरा चीज समझ में आ गया। अब हम थोड़ा हीमोग्लोबिन के बारे में समझ लेते हैं, उसके बाद हम डब्ल्यूबीसी पे चलेंगे।
तो मेन आरबीसी में कलर कौन सा? हीमोग्लोबिन दे रहा है, यानी कि आरबीसी का क्या है? हीरो है भाई। यही एक जगह से दूसरा जगह मटेरियल भी लेके जाता है, जैसे मान लीजिए कि O2 को लेके जाता है, हीमोग्लोबिन की मदद से क्या बनाता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो पिगमेंट क्या होता है? आरबीसी को क्या देता है? लाल रंग देता है। O2 से क्या करेगा? रिवर्सिबल बाइंडिंग करेगा, यानी कि O2 ऑक्सीजन से जोड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा लंग्स के पास, और जैसी टिश्यू के पास जाएगा ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? जुट जाएगा, और जुट के फिर वहां से CO2 जुड़ेगा। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में कितना ml ब्लड होता है? 1.34 ml क्या होता है? ब्लड होता है। नॉर्मल वैल्यू हीमोग्लोबिन के कितना होता है मेल में? 13 से 18, और फीमेल में 12 से 16। यानी कि आरबीसी के बारे में पूरा जानकारी जान गए। आरबीसी के बारे में पूरा जानकारी, ब्लड सेल का पहला भाग आरबीसी, आरबीसी का पूरा नाम रेड ब्लड सेल, दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट। बनता कहाँ पे है? रेड बोन मैरो में। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। जाके मरेगा कहाँ पे? स्प्लीन में। कितना पाया जाता है? 5 to 5.5 मिलियन। मेच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। इसका शेप कैसा होता है? बाइकनकेव होता है। किसके कारण लाल होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। हीमोग्लोबिन मेल में कितना पाया जाता है? 13 से 18, और फीमेल में 12 से 16। अब हम प्रोसेस आपको बता रहे हैं कि जो ये आरबीसी बन रहा है रेड बोन मैरो में कैसे बनता है। क्या है? कैसे बनता है, तो हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए कहां पे बन रहा है? रेड बोन मैरो में। कहां बन रहा है? रेड बोन मैरो में। तो इसके बनाने में होता है किडनी का रोल। किसका रोल होगा? किडनी का। ये क्या है? किडनी है। किडनी, किडनी में पाया जाता है जेजी सेल। क्या है? जेजी सेल। अब ये जेजी सेल इरेथ्रोपोइटिन क्या करेगा? हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा? हार्मोन निकालेगा। अब ये हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कहां जाएगा? रेड बोन मैरो में जाएगा और इरेथ्रोपोइसिस करेगा। क्या करेगा? इरेथ्रोपोइसिस करेगा। इरेथ्रोपोइसिस करेगा, और इरेथ्रोपोइसिस की मदद से क्या बनेगा? इरेथ्रोसाइट। इरेथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है? रे आरबीसी। क्या नाम है? आरबीसी। अब जो आरबीसी बना, क्या बना? मेच्योर बना कि इनमेच्योर बना? इनमेच्योर बनेगा, और इनमेच्योर को मेच्योर कौन करेगा? विटामिन B12। कौन करेगा मदद? विटामिन B12। और जैसे आरबीसी मेच्योर हो जाएगा, अब ये आरबीसी कहाँ चल जाएगा? ब्लड वेसल में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ब्लड वेसल में। तो आरबीसी बनाने का पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप है कि किडनी का जेजी सेल क्या निकालेगा? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन निकालेगा। क्या निकालेगा? जैसे ऐसे देख सकते हैं, ये किडनी है, किडनी ने क्या निकाला? इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन निकाला। ये इरेथ्रोपोइटिन हार्मोन कहाँ गया? बोन मैरो में गया। बोन मैरो में कौन सा प्रोसेस हुआ? इरेथ्रोपोइसिस। और इरेथ्रोपोइसिस से क्या बना? इरेथ्रोसाइट बना। इरेथ्रोसाइट यानी कि आरबीसी बना। अब ये इन मेच्योर आरबीसी को मेच्योर करने के लिए विटामिन B12 और आयरन कॉपर की मदद से ये मेच्योर आरबीसी क्या होता है? मेच्योर होगा। और जैसे मेच्योर होगा यानी कि परिपक्व होगा, परिपक्व होगा, जैसे ये आरबीसी फिर कहाँ चल जाएगा? अरे ब्लड वेसल में चल जाएगा। किसमें चल जाएगा? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल्स में चल जाएगा। कहाँ चल जाएगा? ब्लड वेसल में चल जाएगा। समझ में आ गया? यानी कि आरबीसी बनने का पहला प्रोसेस क्या है? किडनी होना चाहिए भैया। किडनी क्या निकालेगा? इरेथ्रोपोइटिन निकालेगा। इरेथ्रोपोइटिन कहाँ पे जाएगा? बोन मैरो में। बोन मैरो में गया तो क्या बना? आरबीसी बना। कैसा बना? परिपक्व की परिपक्व? तो अपरिपक्व बना। परिपक्व को परिपक्व करने के लिए कौन सा हम मटेरियल का यूज लिए? आयरन कॉपर और विटामिन B12। मेन है विटामिन B12। विटामिन B12 के मदद से परिपक्व आरबीसी को क्या किए? परिपक्व किए।
और जब परिपक्व हो गया तो फिर आरबीसी को हम कहाँ भेज दिए, ब्लड वेसल में भेज दिए। कहाँ भेज दिए, ब्लड वेसल में भेज दिए। आगे देखिए, चलिए, यानी कि आरबीसी के बारे में भी पूरा जानकारी हो गया। अब समझते हैं डब्ल्यूबीसी। अब क्या है डब्ल्यूबीसी, तो डब्ल्यूबीसी का दूसरा पहले नाम क्या है, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है ल्यूकोसाइट। क्या है, अदर नेम, अदर नेम क्या है, अदर नेम ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट बनेगा कहां पे, रेड बोन मैरो, लिम्फ नोड्स और स्प्लीन में बनेगा। इसका लाइफ टाइम कितना होता है, यानी कि जीवन काल कितना होता है, कुछ घंटा से लेकर कुछ दिन होता है। टाइप पर निर्भर करता है, जैसे डब्ल्यूबीसी में बताए थे दो प्रकार, ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट में भी दो प्रकार, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 प्रकार बताया, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। तो अलग अलग पर डिपेंड करता है कि कौन सा डब्ल्यूबीसी कितना होता है, 6000 से 8000 होता है, नॉर्मल रेंज है। न्यूक्लियस इसमें होता है, नहीं होता है। इसमें हीमोग्लोबिन होगा, नहीं होगा। हीमोग्लोबिन सिर्फ किसमें पाया जाता है, आरबीसी में। मेन फंक्शन इसका क्या है, शरीर को रोग से लड़ने से क्या करेगा, रोगों से क्या करेगा, बचाएगा, यानी कि इम्यूनिटी का काम करेगा। कोई भी वायरस या बैक्टीरिया या पैरासाइट है तो जो हार्मफुल हमारे शरीर के लिए, उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। क्या करेगा, खत्म करेगा। अब हम टाइप्स देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, टाइप्स। टाइप में क्या बताया, पहला ग्रेनुलोसाइट बताया, क्या बताते हैं, ग्रेनुलोसाइट। पहला क्या है, ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट में हम क्या बताए थे कि साइटोप्लाज्म में क्या होगा, ग्रेन्यूल्स होगा। ग्रेन्यूल्स है तो इसीलिए ग्रेनुलोसाइट कर रहे हैं, और ग्रेन्यूल्स नहीं है तो उसको क्या कर रहे हैं, ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में क्या कितना बताए थे, 3 बताए थे, न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स मल्टीलोब होता है, एसिनोफिल्स बाइलोब्ड होता है, और बेसोफिल्स क्या होता है, ब्लू ग्रेन्यूल्स होता है, यानी कि ए एस शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, एस शेप का होता है। न्यूट्रोलोफिल्स का काम क्या है, बैक्टीरिया को सिंपल मारेगा, यानी कि फैगोसाइटोसिस कौन करेगा, न्यूट्रोफिल्स करेगा। एसिनोफिल्स किसमें मदद करेगा, एलर्जी में मदद करेगा। बेसोफिल्स किस में मदद करेगा, हिस्टामिन रिलीज करेगा, यानी कि इन्फ्लामेशन में मदद करेगा, यानी कि सूजन पे क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। कहीं पे चोट लग गया तो क्या होगा, सूजन उत्पन्न कौन करता है, बेसोफिल्स करता है। क्या रिलीज करता है बेसोफिल्स, हिस्टामिन रिलीज करता है। उसी प्रकार ए ग्रेनुलोसाइट, यानी कि इसमें ग्रेन्यूल्स क्या होगा, नहीं होता है। ए ग्रेनुलोसाइट में क्या प्रकार, 2 प्रकार, एक लिम्फोसाइट और एक मोनोसाइट। लिम्फोसाइट क्या होता है, सिंपल बड़ा और गोल शेप होता है। इसका शेप कैसा होगा, किडनी शेप। इसका शेप कैसा होगा, किडनी शेप। लिम्फोसाइट क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज बनाएगा। क्या बनाएगा, एंटीबॉडीज। और मोनोसाइट क्या बनाएगा, मोनोसाइट भी वही काम करेगा जो न्यूट्रोफिल्स कर रहा है। न्यूट्रोफिल्स क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को मार रहा है, यानी कि फैगोसाइटोसिस। ये भी करेगा फैगोसाइटोसिस, ये भी क्या करेगा, फैगोसाइटोसिस, यानी कि जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वायरस उसको क्या करेगा, निगलेगा और मार देगा। क्या करेगा, निगलेगा और मार देगा। तो हम इसको हम डिटेल में एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए, रुक जाइए। हाँ, अब काउंट देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, काउंट। तो न्यूट्रोफिल्स कितना पाया जाता है, 60 से 70%। इसका मेन काम क्या है, बैक्टीरिया को मारना। न्यूट्रोफिल्स और इधर मोनोसाइट, दोनों का काम क्या सेम है, दोनों का काम क्या है, सेम है। लिम्फोसाइट कितना होता है, लिम्फोसाइट पहले 2 प्रकार का होता है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इसका मेन काम क्या है, इम्यूनिटी, यानी कि एंटीबॉडीज बनाएगा। एसिनोफिल्स बताया, एलर्जी में काम आता है। बेसोफिल्स वही
इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन में मदद करेगा। न्यूट्रोफिल्स कितना होता है? 60 से 70%। लिम्फोसाइट कितना होता है? 20 से 25%। मोनोसाइट कितना? 5 से 6%। एसिनोफिल्स कितना? 2 से 3%। और बेसोफिल्स 1 to 4%। उसके बाद हम आगे देखते हैं लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट दो प्रकार के होता है, एक बी लिम्फोसाइट होगा, एक बी लिम्फोसाइट और एक टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट सिंपल क्या बनाएगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। और टी लिम्फोसाइट क्या करेगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल को क्या करेगा? मारेगा। इसका इम्यूनिटी टाइप क्या है? ये ह्यूमोरल होता है। क्या होता है? सेल मेडिएटेड होता है। डिटेल में हम पढ़ लेते हैं टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट। तो सबसे पहले हम टी लिम्फोसाइट देखते हैं। तो टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के। क्या प्रकार के? 4 प्रकार के होगा। टी लिम्फोसाइट 4 प्रकार के। पहला होगा टी हेल्पर सेल। क्या होगा? टी हेल्पर सेल। दूसरा टी किलर सेल या टी साइटोटॉक्सिक। तीसरा टी सप्रेसर सेल और टी मेमोरी सेल। तो टी हेल्पर सेल का काम है कि ये जितना भी और सेल है इन सब का क्या करेगा? मदद करेगा। यानी कि अनइम्यून सेल को क्या करेगा? एक्टिव करेगा या मदद करेगा। टी किलर सेल क्या है? कि वायरस इन्फेक्टेड सेल और कैंसर सेल को क्या करेगा? नष्ट करेगा। यानी कि हमारे शरीर में कोई भी वायरस चल गया और इन्फेक्शन कर दिया तो उस सेल को क्या करेगा? टी किलर सेल मार के खत्म कर देगा। और यही अगर टी किलर सेल अपने सेल को मारने लगे, क्योंकि ज्यादा हो जाए, तो ये टी सप्रेसर सेल क्या करता है? इसको कहता है भाई तुम कम हो जाओ। उसी प्रकार टी मेमोरी सेल। टी मेमोरी सेल फ्यूचर के मेमोरी मतलब याद, यानी कि फ्यूचर में याद रखते हैं कि तो हमारे लिए नुकसान है। वैक्सीन इसी आधार पर बनता है। जैसे मान लीजिए कि हम कोरोना वैक्सीन ले लिए, तो अभी तो मान लीजिए कि हमको अभी कोरोना नहीं हुआ, फिर भी हम वैक्सीन ले लिए ताकि भविष्य में अगर हमको कोरोना होके तो मेरा मेमोरी सेल क्या करे? याद करके भाई क्या हुआ, भाई आएगा तो तुमको मार देंगे। यानी कि फ्यूचर इन्फेक्शन की क्या करता है? याद रखता है। और तेज प्रवाह से क्या करता है? प्रतिक्रिया करता है। नीट के लिए वही कुछ की पॉइंट है, देख लीजिए। जैसे टी सेल का कहाँ पे बनता है? थाइमस में होता है। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी में भूमिका निभाता है। एंटीजन सेल इन्हें एक्टिव करता है, सेल डायरेक्टली किल करता है। अब आते हैं प्लेटलेट्स। अब क्या आते हैं? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? प्लेटलेट्स का दूसरा नाम, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है थ्रोम्बोसाइट। क्या है? थ्रोम्बोसाइट। बताए थे पहले। आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। तो थ्रोम्बोसाइट के बारे में जानते हैं। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। बनेगा कहां पे? रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो में मेगा कैरियोसाइट, यानी कि मेगा मतलब बहुत बड़ा, यानी कि बहुत बड़ा से एक छोटा छोटा टुकड़ा टूट के बनेगा, उसको प्लेटलेट्स कहेंगे। क्या कहेंगे? प्लेटलेट्स कहेंगे। शेप कैसा होगा? डिस्क शेप होगा और इरेगुलर होगा। इसमें न्यूक्लियस होगा? नहीं होगा। काउंट कितना पाया जाता है? 1.5 लाख से 4 लाख या 3.5 लाख। 3.5 लाख। लाइफ यानी कि जीवन काल कितना होता है? 8 से 10 दिन। कहां पे जाके मरेगा? स्प्लीन में मरेगा। अब देखिए, अगर प्लेटलेट्स काउंट कम हो गया, किसी भी व्यक्ति का अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो गया, तो प्लेटलेट्स का अगर संख्या घट गया तो उसको हम क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। क्या कहेंगे? थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। और अगर क्लॉटिंग फैक्टर की कमी है तो उसको हम क्या कहेंगे? हीमोफीलिया। और लीकेमिया क्या कहेंगे? अगर प्लेटलेट्स फॉर्मेशन क्या होता है? प्रभावित होते हैं, यानी कि एबनॉर्मल होगा क्लॉटिंग, तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया। कम हो रहा है तो थ्रोम्बोपिनिया। जेनेटिक है तो हीमोफीलिया। समझ में आ गया? चलिए, यानी कि तीनों चीज हम लोग पढ़ लिए। तीनों चीज में बता सकते हैं। देखिए क्या क्या हम पढ़े। रिवाइज। ब्लड,
ब्लड में हम क्या क्या पढ़े? ब्लड में हम दो चीज पढ़े। दो चीज क्या पढ़े? पहला तो प्लाज्मा पढ़े और दूसरा क्या पढ़े? दूसरा ब्लड सेल पढ़े। क्या पढ़े? ब्लड सेल। प्लाज्मा में क्या क्या हम पढ़े? वाटर, आयंस और प्रोटीन। क्या पढ़े? प्रोटीन। प्रोटीन क्या प्रकार के? तीन प्रकार के। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुमिन और फिब्रिनोजन। नोजन। एल्ब्यूमिन क्या करता है? ऑस्मोटिक बैलेंस यानी कि पीएच। ग्लोबुलिन क्या करेगा? रोग से यानी कि सिंपल कह सकते हैं कि एंटीबॉडी बनाएगा। क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। फिब्रिनोजन क्या करेगा? ब्लड को क्या करेगा? क्लॉट करेगा। ब्लड को क्या करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में क्या करता है? मदद करता है। ब्लड सेल में कितना प्रकार पढ़े? तीन प्रकार पढ़े। पहला आरबीसी। क्या पढ़े? आरबीसी। दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा क्या पढ़े? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स। आरबीसी। आरबीसी का दूसरा नाम इरेथ्रोसाइट। कहां पे बनेगा? रेड बोन मैरो में बनेगा। कैसे बनता है? किडनी का जेजी सेल इरेथ्रोपोइटिन निकालता है, हार्मोन इरेथ्रोपोइटिन रेड बोन मैरो में जाता है और वहां पे इरेथ्रोपोइसिस होता है और इरेथ्रोपोइसिस के मदद से इमेच्योर आरबीसी बनता है और विटामिन बी 12 के मदद से वो इमेच्योर आरबीसी क्या हो जाता है? मेच्योर हो जाता है। जब मेच्योर हो जाता है तो फिर आरबीसी कहाँ चल जाता है? ब्लड में चल जाता है। आरबीसी का लाइफ टाइम कितना होता है? 120 दिन होता है। संख्या कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन। शेप कैसा होता है? बाइकनकेव होता है। लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। मरेगा कहाँ पे? स्प्लीन में मरेगा। उसी प्रकार डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करेगा? हमको शरीर यानी कि रोग से लड़ने का क्या करता है? बचाता है यानी कि क्षमता देता है। डब्ल्यूबीसी में दो प्रकार बताया, ए ग्रेनुलोसाइट और ग्रेनुलोसाइट। ए ग्रेनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होगा, ग्रेनुलोसाइट मतलब इसमें ग्रेन्यूल्स होगा। ए ग्रेनुलोसाइट दो प्रकार के, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट के प्रकार के? तीन प्रकार के, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स और एसिनोफिल्स। लिम्फोसाइट क्या करेगा? एंटीबॉडीज बनाएगा। और मोनोसाइट क्या करेगा? फैगोसाइटोसिस करेगा यानी कि बैक्टीरिया को मार के खाएगा। उसी पर न्यूट्रोफिल्स भी बैक्टीरिया को मार के खाएगा। एसिनोफिल्स आपको एलर्जी में काम आएगा और बेसोफिल्स सूजन में काम आएगा। समझ में आ गया? डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगा, कब बढ़ेगा? इन्फेक्शन के दौरान, तो उसको क्या कहेंगे? ल्यूकोसाइटोसिस। घटेगा कब घटेगा? ब्लड कैंसर के दौरान घटेगा। घटेगा तो क्या कहेंगे? ल्यूकेमिया कहेंगे। डब्ल्यूबीसी के मूवमेंट को क्या कहते हैं? डायापेडेसिस कहते हैं। उसी प्रकार अब आते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट। इसका मेन काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग में क्या करेगा? मदद करेगा। लाइफ स्पेन कितना होता है? 8 से 10 दिन होता है। कैसे बनता है? मेगाकैरियोसाइट से बनता है। आगे देखिए। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं, ब्लड के बारे में जान के अब हम चलते हैं ब्लड ग्रुप। क्या है? ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप सिंपल, ब्लड ग्रुप सिंपल, ब्लड ग्रुप किस पर बेस रहेगा? एंटीजन और एंटीबॉडी। अब एंटीजन समझ लेते हैं। एंटीजन एक अननोन पार्टिकल है, यानी कि शरीर नहीं जानता। क्या करता? अननोन। सिंपल में इसको कह सकते हैं कि जो हमारा बॉडी नहीं जानता है, नहीं जानता है, उसको हम क्या कहेंगे? एंटीजन। अब शरीर जब हमारा नहीं जान रहा है, सोच रहा है कि बाहर का पार्टिकल है,
तो एंटीजन से लड़ने के लिए शरीर क्या बनाएगा? एंटीबॉडी। क्या बनाएगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीबॉडी किसके खिलाफ बनेगा? एंटीजन के खिलाफ। और अगर यही एंटीबॉडी काम नहीं करे तो हम बाहर से क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक। क्या खाते हैं? एंटीबायोटिक। क्या खाएंगे? एंटीबायोटिक। यानी कि एंटीजन शरीर का एक बाहरी पार्टिकल है। अब एक और बात बता दे रहे, एंटीजन भी दो प्रकार का हो सकता है, एक बाहरी एंटीजन है और एक शरीर का अंदर एंटीजन है। शरीर का क्या है? अंदर वाला एंटीजन है। तो बाहरी वाले के लिए सिंपल क्या बनेगा? एंटीबॉडी बनेगा। और अंदर के लिए भी एंटीबॉडी बनेगा, लेकिन वो शरीर को नुकसान नहीं करेगा। तो बताइए ब्लड ग्रुप किस पे रहता है? बेस्ड ऑन एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन हम क्या समझाए कि जो शरीर हमको नहीं पहचानता, जिस पार्टिकल को शरीर नहीं पहचानता, वो शरीर के लिए क्या हो जाता है? एंटीजन। एंटीजन को मारने के लिए शरीर क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। और अगर एंटीबॉडीज काम नहीं करे तो हम बाहर से क्या खाते हैं? एंटीबॉडीज खाते हैं। क्या खाते हैं? भले एंटीबायोटिक खाते हैं। तो ब्लड ग्रुप किस पर आधारित था? अब ब्लड ग्रुप में दो एंटीजन होता है, एक ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन होता है। एंटीजन होगा आरबीसी के सरफेस। कहां पे होगा? आरबीसी के सरफेस। आरबीसी के सरफेस पे क्या होगा? ए एंटीजन। ए एंटीजन। उसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीजन होगा। क्या होगा? बी एंटीजन होगा। कहां पे होगा? आरबीसी के सरफेस। तो चलिए आगे देख लेते हैं। क्या है? ब्लड ग्रुप, रक्त वर्गीकरण। क्या है? रक्त वर्गीकरण किस पर आधारित होता है? एंटीजन और एंटीबॉडीज पर। एंटीजन कहां पे रहता है? आरबीसी के सतह पर पाए जाने वाला क्या है? प्रोटीन है। उसी प्रकार एंटीबॉडी क्या है? प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन जो अलग अलग एंटीजन से क्या करता है? लड़ता है। बताया कि एंटीजन के खिलाफ शरीर हमारा क्या बनाता है? एंटीबॉडीज बनाता है। अब देखिए, बताया कि हमारे शरीर में दो प्रकार के एंटीजन होता है, एक ए एंटीजन होता है, बी एंटीजन है। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप क्या है? ब्लड ग्रुप, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन कौन होगा? ए होगा। कहां पे होगा? आरबीसी पे होगा। और अगर ब्लड ग्रुप बी है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा? बी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके पास एंटीजन क्या होगा? ए भी होगा, बी भी होगा। और अगर ब्लड ग्रुप ओ है इसके पास कोई एंटीजन नहीं, कुछ नहीं है, मतलब जीरो। जीरो है मतलब ओ है। समझ में आया? ब्लड ग्रुप ए तो एंटीजन ए, ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, ब्लड ग्रुप ए बी तो एंटीजन ए और बी दोनों। अगर ब्लड ग्रुप ओ तो इसके पास कोई एंटीजन नहीं होता। तो देखिए, अब एंटीजन है तो शरीर तो एंटीबॉडी बनाए करेगा, लेकिन ये जो एंटीजन है ये हमारे शरीर में पाया जाता है। अगर किसी व्यक्ति में ए एंटीजन है, भले ब्लड ग्रुप ए है, तो उसके पास एंटीजन कौन रहेगा? ए है। तो अपने आप को थोड़ी मारेगा। खतरा किससे है? बी से खतरा है। एंटीबॉडी क्या बनाएगा? एंटी-बी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटी-बी। जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे एंटी-ए बना लेता, एंटी-ए बना लेता, तो क्या है? अपने आप को ही मारेगा, अपना पार्टिकल को नहीं मारेगा। खतरा किससे है? एंटीजन दो प्रकार के, एक ए एंटीजन, एक बी एंटीजन। तो इसके पास अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या है? ए है। तो इसको खतरा किससे है? बी से खतरा है। तो एंटीबॉडीज कौन बनाएगा? एंटी-बी बनाएगा। क्या बनाएगा? एंटी-बी बनाएगा। उसी प्रकार ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या है? बी। तो खतरा इसे कब किससे बचा? ए से बचा, क्योंकि ए बाहरी हो जाएगा पार्टिकल, बी तो इसके पास अंतराई है ए से। तो एंटीबॉडी क्या बनाएगा? एंटी-ए बनाएगा। अब ब्लड ग्रुप ए बी है तो इसके पास एंटीजन दोनों है, एंटीजन दोनों है तो ये कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा? अगर मान लो कि कोई एक बना लेगा तो अपना ही आपके मारेगा।
क्या करेगा, अपना ही आपके मारेगा। तो अपने आप इसके पास दोनों एंटीजन है, ए एंटीजन है और बी एंटीजन है। अब दोनों एंटीजन है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, बनाएगा तो अपना ही एंटीजन के मारेगा। अब इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो खतरा दोनों से है, ए से भी खतरा है बी से भी खतरा है, तो ये दोनों एंटीबॉडी बनाएगा। क्या बनाएगा, दोनों एंटीबॉडी बनाएगा। अब ये किससे ब्लड ले सकता है, ब्लड लेगा ए वाला से लेगा, वो तो सबको देवे करता है। ये भी बी किससे लेगा, अपने वाला से लेगा, वो सबको देता है। ए बी सबसे लेगा, ए से भी लेगा बी से भी। क्यों सबसे ले रहा है, क्योंकि इसके पास मारने वाला कोई नहीं है, एंटीबॉडी है इसके पास कोई नहीं है, तो सबसे लेगा। ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी, यानी कि सबसे ही लेता है। ओ के पास दोनों एंटीबॉडी है, दोनों एंटीबॉडी है तो केवल अपने वाले से लेगा, क्योंकि और सबसे लेगा है एंटीबॉडी बना के ले मार देगा। क्या करेगा, अगर मान लो कि ए से ले लेगा तो इसको मारने के लिए एंटी बना ले, बी से लेगा तो बी के मारने के लिए एंटी बी ले ले, तो ऐसा क्यों लेगा कि खुद ही नुकसान हो जाए। अब बी के पास कोई एंटीजन नहीं है तो ले सकता। समझ में आ गया, फिर से देख लीजिए एक बार क्या बताया, ब्लड ग्रुप एंटीजन और एंटीबॉडी पर आधारित रहता है। एंटीजन आरबीसी के सरफेस पर पाया जाता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा। एंटीजन क्या, एक शरीर का बाहरी पार्टिकल, यानी कि शरीर जो नहीं जानता है उसको क्या कहते हैं, एंटीजन। एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन से लड़ने के लिए जो शरीर बनाएगा उसको एंटीजन कहेंगे। और अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीजन ए है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी है, ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होगा, ए और बी दोनों होगा, वो है तो इसके पास कोई एंटीजन है। अगर एंटीजन ए है तो इसको खतरा बी से है, क्योंकि ये तो अपना पार्टिकल है, बी इसके लिए बाहरी पार्टिकल हो जाएगा, तो बी को मारने के लिए पहले ही से बना के बैठा रहेगा। उसी प्रकार अगर बी ब्लड ग्रुप है तो इसके पास बी एंटीजन है, बी इसका खुद का है, तो खतरा किससे है, ए से खतरा है, तो एंटीबॉडी कौन बनाएगा, एंटी ए। अब इसके पास दोनों एंटीजन है तो अपने को मारने के लिए थोड़ी कोई नहीं बनाएगा, क्योंकि इसके पास दोनों है तो कोई एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, खतरा है ये नहीं ना है, दोनों इसके पास सही है। इसके पास कोई एंटीजन नहीं है तो एंटीजन इसके पास कोई नहीं है तो खतरा इसके दोनों से है, तो दोनों एंटीबॉडी बनाएगा। किससे लेगा, ए से लेगा, ओ से लेगा, बी से लेगा, ओ से लेगा, सब से लेगा और सबको देगा, और केवल ओ से लेगा। अब देख लीजिए वही बात को, किससे लेगा, कौन को देगा। जैसे ब्लड ग्रुप ए है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए, तो एंटीजन ए, एंटीबॉडी इसके पास नेचुरल कौन होगा, एंटी बी होगा। ब्लड ग्रुप बी तो एंटीजन बी, एंटीबायोटिक एंटीबॉडी एंटी बी। ए बी कोई एंटीबॉडी नहीं, ओ कोई एंटीजन नहीं, दोनों एंटीबॉडी। किससे लेगा, ए ओ से, बी ओ से, सब से लेगा, केवल ओ से लेगा। देगा किसको, ए को देगा, और ए बी तो सबसे लेवे करता है तो ए बी भी लेगा, इसमें ए बी लेगा। और ये अब किसको देगा, ये केवल अपने आप को देगा, और ये क्या करेगा, सबको देगा। क्या करेगा, सबको देगा। देख लीजिए जैसे हम आपको एनिमेशन दिखा दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लीजिए कि ये है, जैसे देखिए शुरुआत से हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसे ओ है तो ओ किसको दिया, सबको दिया, ओ पॉजिटिव है तो सबको, लेकिन ओ निगेटिव है तो सबको दे रहा है। उसी प्रकार अगर ए पॉजिटिव है तो ए को देगा और ए बी को देगा, लेकिन पॉजिटिव वाले को देगा। लेकिन ए अगर निगेटिव है तो निगेटिव वाले को भी देगा और पॉजिटिव वाले को भी देगा। उसी प्रकार अगर बी बी आएगा, बी पॉजिटिव है तो केवल बी पॉजिटिव बी को देगा और ए बी को देगा, लेकिन बी निगेटिव है तो निगेटिव को भी देगा और पॉजिटिव को भी देगा, पॉजिटिव को भी दे रहा है। और ए बी देखिए, अगर ए बी रहेगा तो केवल अपने वाले को दे रहा, निगेटिव है तो दोनों को देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा, इसको भी देगा और इसको भी देगा। समझ में आ गया, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें जो पॉजिटिव निगेटिव है,
तो इसको हम कहते हैं आरएच फैक्टर। ब्लड ग्रुप में भी पॉजिटिव निगेटिव। पहला तो बताया दो ब्लड ग्रुप किस पर आधारित था, एंटीजन पर। अब एंटीजन इसमें आरएच फैक्टर को हम एंटीजन डी कहेंगे। एंटीजन क्या कहेंगे, डी कहेंगे। और अगर एंटीजन डी प्रेजेंट है, मतलब एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। और अगर एंटीजन डी अब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, निगेटिव। क्या होगा, निगेटिव। तो आरएच फैक्टर को हम एंटीजन डी कहते हैं। ये क्या बताता है, ब्लड ग्रुप में कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा निगेटिव है। अगर एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, अगर एंटीजन डी एब्सेंट है तो ब्लड ग्रुप बी। 80% पॉपुलेशन में पॉजिटिव होता है और 20% पॉपुलेशन में क्या होता है, निगेटिव होता है। ये आरएच फैक्टर लिया कहां से गया, रिसस बंदर से। कहां से ले गया, रिसस। यहीं से तो आरएच आया। क्या आया, आरएच। क्या आया, आरएच। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम आरएच मिस मैचिंग पर आते हैं। एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि अगर मदर का ब्लड ग्रुप निगेटिव हो जाए और बेबी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाए तो यहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग का खतरा रहता है। खतरा क्या है, मतलब डिस्ट्रॉय कर देगा आरबीसी। तो कंडीशन क्या है कि जब अगर आरएच निगेटिव मदर और आरएच पॉजिटिव फीटस यानी कि बेबी, फीटस यानी कि बेबी के बीच में एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा। कंडीशन है, सब कंडीशन पर लागू नहीं होगा। जैसे पनीर बनाने के लिए कंडीशन है कि हमको पनीर चाहिए, मटर चाहिए, उसी प्रकार इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए हमको मदर को निगेटिव होना पड़ेगा, तो बेबी को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। होता कैसे है, देखिए बताया, मदर क्या होगा, निगेटिव, बेबी क्या होगा, पॉजिटिव। तो रिस्क क्या है, मदर की बॉडी एंटी आरएच क्या करता है, बना लेता है, मतलब उसके एंटीजन के खिलाफ बना देता। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ, कंडीशन पहले समझ में आ गया, मदर निगेटिव, बेबी पॉजिटिव। होता क्या है इसमें कि अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी आया तो पहली बार अगर आरएच पॉजिटिव हो और मदर निगेटिव हो तो ब्लड के संपर्क में आएगा। कैसे ब्लड के संपर्क में आएगा, जैसे मान लीजिए कि ए कोई बेबी है, अब यहां से जैसी प्लेसेंटा को हम काटे, यहां से अगर हम प्लेसेंटा को काटे तो कुछ ब्लड का अमाउंट कहां चल जाएगा, मदर में जाएगा। प्लेसेंटा मदर से जुटा हुआ है ना, तो जैसे हम अगर ऐसे काटे तो ब्लड कुछ कहां चल गया, मदर में चल गया। और मदर में चल गया तो देखिए हम क्या बताए थे अभी, क्या बताए कि अगर निगेटिव है तो उसके पास एंटीजन क्या है, नहीं है। एंटीजन क्या है, नहीं है, एंटीजन अब्सेंट है। और अगर पॉजिटिव है मतलब एंटीजन इसके पास है, एंटीजन क्या है। मदर निगेटिव था मतलब इसके पास एंटीजन नहीं था। बेबी पॉजिटिव था मतलब इसके पास एंटीजन है। काटे तो ब्लड मदर में आया, मदर में आया तो मतलब बेबी के पास एंटीजन था। जैसे एंटीजन आया मदर में, मदर अपने आप को रक्षा करने के लिए क्या बना लिया, एंटीबॉडी। क्या बना लिया, एंटीबॉडी। लेकिन बच्चा तो बाहर आ गया, बाहर आया तबे ना काटे बच्चा बाहर, तो फर्स्ट बच्चा को तो कुछ होगा नहीं, सेफली बाहर आ जाएगा। अब मदर एंटीबॉडी बना के रख ले है क्योंकि उसके अंदर एंटीजन आ गया है। अब जैसी सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, देखो मदर की इम्यूनिटी रिस्पॉन्स इसे क्या करता है, पहचान जाएगा
और एंटी आरएच एंटीबॉडी क्या करता है, बनाना शुरू करता है। जैसे ही शुरू किया और अगर अगला बेबी फिर से पॉजिटिव हो गया, अगर अगला बच्चा सेकेंड प्रेगनेंसी, अगर अगला बच्चा फिर से पॉजिटिव हुआ तो पहले से बनी एंटीबॉडीज, क्योंकि पहला बच्चा जैसी डिलीवरी हुआ मां एंटीबॉडीज बना के बन गया है, क्योंकि उसके लिए एंटीजन बाहर से आया था। ब्लड काटे, बच्चा पॉजिटिव था मतलब उसके पास एंटीजन था, मां निगेटिव था मतलब इसके पास एंटीजन नहीं था। अब काटे तो बच्चा से आ गया खुनिस में, अब वो बना लेगा एंटीबॉडी। अब जैसे सेकेंड प्रेगनेंसी फिर से अगर पॉजिटिव हुआ तो एंटीबॉडी बना के रख ले है। अब यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, रिएक्शन। एंटीजन और एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, रिएक्शन। एंटीबॉडीज क्या हो जाएगा, रिएक्शन। जैसे रिएक्शन होगा आरबीसी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा। आरबीसी को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, जिसको हम क्या करते हैं, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस। इसके कारण सिम्टम क्या होगा, लिथार्जी हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, इनेमिया हो जाएगा, कोई कोई केस में बेबी क्या हो जाता है, डेथ कर जाता है। अब इससे बचने के लिए रोगम क्या क्या दिया जाता है, इंजेक्शन दिया जाता है। क्या किया जाता है, रोगम इंजेक्शन दिया जाता है। कब दिया जाता है, अब जब हम एंटी रोगम इंजेक्शन देंगे तो क्या होगा, एंटी आरएच एंटीबॉडी को क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज। अब जब हम देंगे, कब देंगे, फर्स्ट डिलीवरी के बाद, विद इन 72 घंटा के अंदर आपको देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। समझ में आ गया। कंडीशन क्या है, पहले निगेटिव पॉजिटिव बता दिए। निगेटिव ब्लड ग्रुप मतलब उसके पास एंटीजन नहीं है, पॉजिटिव ब्लड ग्रुप मतलब उसके पास एंटीजन है। कंडीशन क्या है, मिसमैचिंग के लिए यानी कि आरएच इनकम्पेटेबिलिटी के लिए क्या है कि मदर को निगेटिव होना पड़ेगा, बेबी का क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब मदर निगेटिव मतलब इसके पास एंटीजन नहीं है, बेबी पॉजिटिव मतलब इसके पास एंटीजन है। अब जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी हुआ, प्लेसेंटा काटे तो कुछ ब्लड मदर में आ जाता है, मदर में आ जाता है, बेबी का था पॉजिटिव मतलब उधर से एंटीजन आ गया। एंटीजन आ गया तो मदर बचने के लिए एंटीबॉडी बना लेगा। अब जैसी सेकेंड प्रेगनेंसी होगा, अगर फिर से बेबी पॉजिटिव हो गया तो एंटीबॉडी बना के मार देगा। मारेगा तो क्या सिम्टम, अब हम आपको बताते हैं ब्लड क्लॉटिंग। क्या बताते हैं, ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग यानी कि रक्त थक्का कैसे जमेगा, रक्त थक्का कैसे जमेगा, रक्त थक्का कैसे जमेगा। मान लीजिए कि अगर हम मेरा हाथ कट गया, चाहे किसी भी व्यक्ति का इंजर हो गया, तो वहां का ब्लड वेसल डैमेज होगा। ब्लड वेसल डैमेज होगा तो वहां से ब्लड बाहर निकलेगा। ब्लड में क्या क्या है, प्लेटलेट्स है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। मेन ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है, फिब्रिनोजन और प्लेटलेट्स। तो अगर कोई भी व्यक्ति का मान लीजिए कि ये है ब्लड वेसल क्या होगा, यहां से टूट गया तो डैमेज ब्लड वेसल और प्लेटलेट्स इन दोनों मिलके क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या रिलीज करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि कोई भी इंजरी लगा तो ब्लड वेसल और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर क्या निकालेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के मदद से यानी कि कैल्शियम आयन के साथ मिलके क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा। क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। अब एक थ्रोम्बोकाइनेज यहाँ पे आया और प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में। और जैसी थ्रोम्बिन का फॉर्मेशन हुआ, एक थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन में। और एक फिब्रिन क्या करेगा, ब्लड को क्लॉट करेगा। और फिब्रिन क्या है, एक सिंपल फाइबर है। क्या है, सिंपल फाइबर है, यानी कि नेस्ट यानी कि जाल जैसा एक स्ट्रक्चर बनाता है, उसमें आरबीसी जाके क्या कर जाएगा, फंस जाएगा। ब्लड क्लॉटिंग समझ में आ गया। फर्स्ट प्रोसेस क्या है कि अगर कहीं पे डैमेज हुआ है तो ब्लड वेसल और प्लेटलेट्स दोनों मिलकर क्या निकालेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेगा। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन के मदद से मिलकर क्या बनाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज बनाएगा।
अब ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट किया। कौन कन्वर्ट किया, थ्रोम्बोकाइनेज कन्वर्ट किया। कौन किया, थ्रोम्बोकाइनेज। अब ए थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फिब्रिन में। अब फिब्रिन क्या है, सिंपल फाइबर है, यही ब्लड को क्या कराता है, क्लॉट कराता है। क्या कराता है, क्लॉट कराता है। एनिमेशन देख लीजिए, एनिमेशन देखिए, देखिए फर्स्ट क्या है कि कोई एक महिला है, क्या है, कोई एक महिला है, देखिए काटा यहाँ से ब्लड क्या बाहर निकल, ब्लड वेसल जैसे कि भी है, देखिए प्लेटलेस है, डैमेज सेल, देखिए प्लेटलेस आएगा, ये क्या है, ब्लड प्लेटलेस। ये देखिए क्या लिखा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, क्या लिखा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम आयन से मिलकर क्या कन्वर्ट किया, देखिए प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट किया, थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, फिब्रिन में। फिब्रिन ऊपर गया, इसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, ऐसे जाल जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, और इस जाल में क्या आ गया, आरबीसी जाके फंस गया। आरबीसी जब जाके फंस गया तो ब्लड बाहर नहीं जाएगा, बाहर नहीं जाएगा तो ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। ब्लड क्या हो गया, क्लॉट हो गया। समझ में आ गया, चलिए इसी को देख लीजिए, फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या आपको बताया कि अगर कोई भी सेल इंजर होगा तो ब्लड वेसल में चोट लगती है और प्लेटलेस क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाएगा। प्लेटलेस क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा, प्लेटलेस एक्टिव। अब इंजर्ड टिश्यू और प्लेटलेस दोनों मिलकर क्या करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन निकालेगा। अब ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम आयन की मदद से क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन को किसमें कन्वर्ट करेगा, थ्रोम्बिन में। इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या बना रहा था, क्या बना रहा था, थ्रोम्बोकाइनेज बना रहा था। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा, फिब्रिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन। फिब्रिन क्या है, इनसोल्युबल थ्रेड यानी कि धागा है। फिब्रिन थ्रेड का एक मेश बनाती है यानी कि जाल बनाती है, इसमें आरबीसी क्या कर जाता है, फंस जाएगा। आरबीसी फंस जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा, क्लॉट हो जाएगा। अब ब्लड क्लॉटिंग में एक कैसिकेड सिस्टम होता है। क्या होता है, कैसिकेड सिस्टम। कैसिकेड मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला स्टेप होगा तभी दूसरा स्टेप होगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि प्लेटलेस और ब्लड वेसल जो इंजर हुआ दोनों मिला के क्या निकाल रहा था, थ्रोम्बिन निकाल रहा था। क्या निकाल रहा था, भले थ्रोम्बोप्लास्टिन निकाल रहा था, क्या निकाल रहा था, थ्रोम्बोकाइनेज। अब इसके लिए ब्लड को क्लॉट करने के लिए क्लॉटिंग फैक्टर होता है। क्लॉटिंग फैक्टर टोटल 13 होता है। क्लॉटिंग फैक्टर कितना होता है, 13। यानी कि ब्लड को क्लॉट कराने के लिए टोटल कितना फैक्टर है, 13 फैक्टर है। समझ में आ गया, चलिए अब ब्लड को तो नेचुरली जमा दिए, लेकिन ब्लड को जमने से बचाने के लिए, ब्लड को जमने से बचाने के लिए कौन कौन मदद करेगा, तो हिपारिन, एंटी कोगुलेंट। कोगुलेंट मतलब जमना होता है, एंटी कोगुलेंट मतलब नहीं जमने देगा। तो नेचुरल होता है हिपारिन, यह एक नेचुरल एंटी कोगुलेंट होता है जो ब्लड क्लॉट को क्या बनने से रोकता है। जैसे मान लीजिए कि इस शरीर में ब्लड वेसल में ब्लड बढ़ रहा, अपने से जम जाए, अपने से जम जाए से बचने के लिए कौन बचाएगा, हिपारिन बचाएगा। उसी प्रकार होता है वारफरिन। वारफरिन होता है ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, लॉन्ग टर्म यूज में आता है। जैसे मान लीजिए कि हार्ट पेशेंट का, किसी का हार्ट का ऑपरेशन हो रहा है तो उसमें हमको क्या डाल देंगे, वारफरिन। सोडियम सिट्रेट, क्या है सोडियम सिट्रेट, लेबोरेटरी में क्या होता है, ब्लड सैंपल को क्लॉट होने से क्या करता है, बचाता है। जैसे मान लीजिए कि ब्लड ले लिया कोई लेबोरेटरी वाला और ज्यादा देर तक रखना है तो उसमें क्या डाल देगा, सोडियम साइट्रेट। उसी प्रकार ईडीटीए, इथाइलिन डाइमिन डायमीन टेट्रा एसीटेट एसिड, ये भी क्या करेगा, टेस्ट ट्यूब बेड में क्या होता है, भले टेस्ट ट्यूब में क्या होता है, इस्तेमाल होता है ताकि ब्लड क्लॉट ना हो। समझ में आ गया, चलिए तो यहां तक आज था ब्लड के बारे में सब चीज खत्म। उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम आपको चालू करेंगे लसिका तंत्र आपको पढ़ाएंगे। लसिका तंत्र के बाद हम लिम्फ ऑफ ब्लड में अंतर दिखा देंगे, ब्लड वेसल है, उसके बाद हम चालू कर देंगे हार्ट। उसके बाद हम क्या चालू करेंगे, हार्ट पोर्टल सिस्टम पढ़ाएंगे और उसके बाद हार्ट हम चालू कर देंगे। हार्ट क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा।
तो आज के लिए इतना ही। इस लेक्चर को रिवाइज कीजिए और हम अगला लेक्चर में हम आपको फिर से कंटिन्यू करेंगे। जल्दी आपको अगला लेक्चर देखने को मिलेगा। थैंक यू।